हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और क्या चल रहा है आजकल। स्टडी आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी। और जैसा लग रहा है कि हम हर तरह से टाइम का सही कहते हैं ना आपके पास यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कहते हैं कि आज टॉपिक है नहीं अपना, छोटा सा एक टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन का या एक्टिवेशन एनर्जी का या कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी का या कह सकते हो कॉलिजन थ्योरी का। छोटा सा टॉपिक है अपना, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल है। आज ये लास्ट अपना चैप्टर है, लास्ट अपना आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है जो अपना ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है आपके पास। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों में यूज़ होने वाला कंसेप्ट है ये आपके पास और इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा फोकस करिए कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं किस तरह से नहीं। देखिए लास्ट यूनिट है, अब आपके पास फिजिकल के लगभग 4 चैप्टर सॉलिड को इंक्लूड करके, नहीं इंक्लूड करते तो 3 चैप्टर। ठीक है, और हमारे पास लास्ट चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री का, तो इनको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक फिजिकल का अपना अलग पोर्शन बनाएंगे अच्छे से। फिजिकल का पोर्शन बनाने के बाद आप लोग अपना आगे चलेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा आसान सा टॉपिक है। आपने पीछे जो कल पढ़ा था वो आपने पढ़ा था, न्यूमेरिकल पढ़े थे आपके पास इनिशियल रेट के, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शंस के, या आपके पास कह सकते हैं कि भाई इनिशियल रेट के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, रेट कैलकुलेट करने के लिए, या आपके पास रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से इनिशियल रेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास कॉलिजन थ्योरी है, जिसका है तो वही रेट का कंसेप्ट है सारा, वही आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट है। बट यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और प्लीज़ आप लोग जितना बुक से टैली करके चलोगे उतना बढ़िया है। देखिए अब आपके पास आज ये खत्म हो जाता है तो आपके पास NCERT का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको ऐसा लगता हो NCERT का कोई क्वेश्चन आपके पास छूट गया। अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है कि आपके पास कौन सी चीज़ें किस तरह से यूज़ करी हुई हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के लिए, कि कॉलिजन थ्योरी क्या होती है। जनरली आपके पास कोई भी, हम लोग अगर बात करें यहाँ से, कोई हमने ए बी रिएक्टेंट ले लिया और ये मिलके आपके पास CD प्रोडक्ट बना रहा है या C प्रोडक्ट बना रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में, जैसे हमारे पास ये दो रिएक्टेंट थे मान लीजिए, ठीक है, कॉलिजन का मतलब क्या होगा कि भाई ये आपके पास कुछ टाइम बाद ये टकराए होंगे, और जब टकराए होंगे तो इनमें से आपके पास क्या होगा, एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा, दैट इज प्रोडक्ट और दैट इज रिएक्टेंट, राइट। अब जिक्र हो रहा है कि भाई इस रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो उसके बीच में यहाँ पर जो हुआ है उसको हमें डिफाइन करना है कि हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कि अब तक तो हम लोग सिर्फ ये देख के आए हैं कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और अपना बात खत्म हो गई, कि हमने सीधा लिखा रिएक्टेंट का लिखने के बाद आपने अपना काम किया, न्यूमेरिकल किए, फॉर्मूले बेस्ड, और आपके पास आगे चलती है। अब जो यहाँ जो जिक्र हो रहा है, हम लोग जिक्र कर रहे हैं कॉलिजन का। देखिए कॉलिजन जो थ्योरी है, जरूरी नहीं है कि जब दो एटम आपस में टकराएंगे या दो एटम आपस में इंटरमिक्स होंगे या रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब दो एटम आपस में टकराते तो 100% प्रोडक्ट ही बनेगा। इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पास इफेक्टिव कॉलिजन जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक आपके पास बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। देखिए कॉलिजन जब आपके पास होता है तो कॉलिजन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ अगर मैं लिखूँ कॉलिजन, तो कॉलिजन जब होगा तो कॉलिजन जनरली 2 टाइप्स के होंगे। एक तो आपके पास होगा इफेक्टिव कॉलिजन, और एक होता है आपके पास इलास्टिक कॉलिजन कह सकते हैं, चाहे आपके पास इनइफेक्टिव कॉलिजन भी कह सकते हैं, अनइफेक्टिव कॉलिजन भी कह सकते हो, अनइफेक्टिव कॉलिजन। बात समझ में आ गई? तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉलिजन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉलिजन आपको पता होना चाहिए कि कॉलिजन का मतलब क्या है। अगर हम लोग इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो कॉलिजन का मतलब जनरली टकराना है। अब टकराने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास कोई भी दो एटम आपस में टकराए, लाइक दिस, जैसे आपके पास टकराए और टकरा के कोई नया प्रोडक्ट मिल गया आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, भाई आपके पास जैसे देखिए दो चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक की है, मान लीजिए रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है। अब आपस में जब टकराएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ सबसे ज़्यादा रोल किसका होगा, एनर्जी का। अब एनर्जी आप इसको मान लीजिए हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जहां पर क्या हो जाएगा,
मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। और मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा आपके पास। क्या? जैसे हमारे पास बात करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो पहले आपके पास कोई 2 रिएक्टेंट थे, आपस में टकराए, तो एनर्जी ने अपना काम किया, हीट ने अपना काम किया, और हमारे पास नया प्रोडक्ट मिल गया। तो टकराने वाले सारे मॉलिक्यूल्स क्या आपके पास प्रोडक्ट देते हैं? तो नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं देते। तो इसलिए हमारे पास 2 टाइप आते हैं यहाँ पे, एक तो इफेक्टिव कॉलिजन और एक इलास्टिक, या आपके पास कह सकते हो अनइफेक्टिव कॉलिजन, या इसको इनइफेक्टिव कॉलिजन भी बोलते हैं। क्लियर? फिर आपके पास यहाँ आता है कि हमारे पास सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर बात करते हैं तो हम लोग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी रिएक्टेंट को कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, तो उसको जनरली नाम दिया गया है किसका? आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर आप लोग डिफाइन भी करते हो तो कह सकते हो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड, किसके लिए? कहता है पॉसेस्ड बाय द कोलाइडिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। कोलाइडिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो आपके पास क्या प्रोवाइड करते हो? प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो। तो अभी मैं यहाँ समझा दूंगा आपके पास एक्चुअल में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए अर्हेनियस को नोबेल प्राइज भी मिला था 1903 के अंदर। 1903 में नोबेल प्राइज मिला था आपके पास अर्हेनियस को, इसको, ठीक है, इसको आपके पास क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, सिर्फ इसलिए बताने के लिए, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बताने के लिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग ना +1 में पढ़ के आए थे आपके पास, किसमें? आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। उसी थ्रेशोल्ड एनर्जी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसमें? आपके पास कॉलिजन थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि एक्चुअल में कॉलिजन क्या कहती है, और कॉलिजन को डिफाइन करने के लिए हम लोग आपके पास एनर्जी बैरियर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हमें पता लगता है कि भाई आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रोल प्ले कर रही होगी किसी प्रोडक्ट बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ जिक्र करोगे सर एक्चुअल में कॉलिजन थ्योरी है क्या? तो आपको पहले ये बताना है कि कॉलिजन का मतलब क्या है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी आपस में टकराएंगे और वो कितने फॉर्म होंगे आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने वहाँ पर पहले ही बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हो वो सारे के सारे आपके पास प्रोडक्ट में चेंज होते हो, उसमें से सिर्फ वही चेंज होंगे जो आपके पास इफेक्टिव कॉलिजन प्रोवाइड करेंगे। अनइफेक्टिव कॉलिजन आपके पास क्या होंगे? वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते। इसलिए यहाँ प्रोडक्टिविटी में ऐसा नहीं है कि 100% रिएक्टेंट जो आपने लिया है वो 100% ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बस समझ में आ गई? तो अब आगे जो हम लोग जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र करने वाले हैं किसका? कि भाई आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर एंड पार्टिसिपेट द रिएक्शन, किसके अंदर? कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो उसको नाम दिया इन्होंने किसका? एक्टिवेशन एनर्जी का। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ग्राफ से अगर समझाएं तो ग्राफ आपके पास क्या कहता है। तो हम लोग एक यहाँ ग्राफ बना रहे हैं जो आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। इस तरह का हम लोग यहाँ पे ग्राफ लेंगे जो आपके पास क्या क्या होगा, एक में आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा, एक में पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज यहाँ होगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी PE, यहाँ होगा आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट याद रहेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो वो कुछ आपके पास जो ग्राफ होगा वो कुछ आपके पास इस तरह से मिलेगा। ये होगा हमारे पास एक, जो भी हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास, अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस। यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास इस तरह से बनेगा, देखिए, राइट। ये हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है किसका, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्टेंट A और B ले लिया आपने, उनकी बात कर रहे हैं, तो उसकी आपके पास इनिशियल एनर्जी आपके पास कितनी थी उसकी, ये आपके पास उस रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी थी जिसको हमने यहाँ से दिखाया है, ठीक है। ये वाला जो हम लोग दिखाएंगे ना, ये यहाँ से यहाँ तक का बैरियर जो होगा ये आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे आगे। तो ये वाला जो है ना, यहाँ से देखिए आपके पास कोई भी रिएक्टेंट था, जैसे हम लोग ये बात करेंगे आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, और ये होगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को होगी, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये किसके लिए हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। याद रहेगा, बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई भी इस पीक को हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पर इसको नाम देंगे, यहाँ पर आपके पास ये आपके पास एनर्जी बैरियर होगा जो कोई भी रिएक्टेंट क्रॉस करेगा। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास कोई 2 रिएक्टेंट था, यहाँ 2 रिएक्टेंट था, उसकी इनिशियल एनर्जी ये थी, ये वाली जो एनर्जी है ये एनर्जी उसकी इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है। अभी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी इसकी, आपस में टकराया तो हमने उसको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दी,
इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, यानी यहाँ पर आपके पास आके वो रिएक्टेंट किस में चेंज करने लग गया, प्रोडक्ट में चेंज करने लग गया। प्रोडक्ट में मतलब इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जनरली ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यानी जहां पर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट, जैसे हमने लिख दिया ए बी रिएक्टेंट था और ये आपके पास किस में चेंज हो रहा था, सी में, तो आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे दिखाओगे कि ये ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी, ये इस तरह से बन रहा है और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास। बस समझ में आ गई। तो इस रिएक्शन को, इस फॉर्म को, ये वाली जो फॉर्म है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। ये क्या कहलाएगा आपके पास, इंटरमीडिएट स्टेट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा सर रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बाद क्या हो रही थी, हम बात कर रहे थे कोलिजन की। हमने यहाँ बात की थी भाई दो एटम मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और टकरा के आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेंगे। उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद आप लोग प्रोडक्ट में पहुंचोगे, तो वहाँ जो चेंज हो रहा होगा किसका, एनर्जी का चेंज हो रहा होगा। यहाँ पर जो एनर्जी थी वो हमारी ये थी। इसके बाद हमने यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड की, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर गया। बस समझ में आ गई। तो ये वाली जो एनर्जी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास एनर्जी होगी, ये वाली जो हम लोग एनर्जी दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो क्या दिखाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए मान लीजिए आपके पास ये प्रोडक्ट मिलने थे, अब हमने इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, एनर्जी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हम, इस स्टेज पे जहाँ पर ये मेल्ट हो गए, और मेल्ट हो गए तो आपस में मिक्स हो गए। अब मिक्स हो गए तो हम इसको क्या कहते हैं भाई, इसको गरम गरम तो यूज कर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो आपके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा होने के लिए जब छोड़ेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास कहाँ आके बना, यहाँ पर आपके पास आके प्रोडक्ट बना। यहाँ पर आपके पास आके क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब जब यहाँ पर आके आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है तो ये वाला जो आपके पास एनर्जी गैप होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप होगा, ये आपके पास क्या हो गया, अगर आप इसको देखो ढंग से, ये वाला एनर्जी गैप देखिए और ये वाला एनर्जी गैप देखिए, तो ये वाला एनर्जी गैप आपको पास ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ने आपके पास एनर्जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जब भी तो आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर मान लीजिए एनर्जी कम होती तो सिस्टम एनर्जी क्या कर देता, इवॉल्व कर देता। तो पहली बात आपके पास क्या हो गया सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, तो ये मेरे पास होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आ गई। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने दिखा दी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी है जिसको क्या करते हैं, कहता है कि आपके पास एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड है, यानी हमें पता है कि भाई आपके पास जो ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कब चेंज होगा, मतलब आपको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो वो वाला अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी। जो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ यूज हुई है वो क्या कहलाएगी आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ की जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो आपके पास इनिशियल रिएक्टेंट की एनर्जी होगी इनकी। ये वाली जो एनर्जी है ये आप देख रहे हो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास आपने जो एनर्जी इसको प्रोवाइड की है उसमें सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो आपके पास ये जो डेल्टा एच है ये आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एच अगर आपके पास यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आएगा, तो सॉरी सिस्टम आपके पास क्या देगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन देगी। सिस्टम आपके पास क्या देगी, एंडो, ये आपके पास क्या हो गया पॉजिटिव, तो सिस्टम आपके पास क्या दे देगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट यहाँ क्या हुई है, एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने। अगर हीट इवॉल्व करता तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या होती, एक्सोथर्मिक होती, और हीट अगर उसने एब्जॉर्ब की है तो हमारे पास क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। बस समझ में आ गई। अगर आपके पास क्या दिखाते हो, ये हमारे पास एंडोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक में मैं इसको शो करता हूँ, यहाँ पर शो कर देते हैं। देखिए अगर इसी कोलिजन थ्योरी को आप इस तरह से दिखाते हो कि सर हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर था, इसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं ग्राफ को, कि ये हमारे पास दिखाते हैं, ये रहा, ये आपके पास एक एनर्जी बैरियर होगा, यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा, यहाँ से चलेंगे या आप यहाँ से चल सकते हैं, कहीं से भी चल लीजिए, मान लीजिए यहाँ आ जाए, राइट, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, याद रहेगी। जबकि ये वाली एनर्जी आपके पास क्या कहलाएगी, यहाँ से जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी। है तो पोटेंशियल बैरियर हो गया, ये यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ जो आपने एनर्जी दिखाई, ये वाली एनर्जी, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये इनिशियल एनर्जी होगी आपके किसी रिएक्टेंट की, और ये वाली एनर्जी किसकी होगी आपके पास, प्रोडक्ट की होगी, डेल्टा एच। अब आप देख रहे हो कि ये एनर्जी ज़्यादा थी और ये क्या होगी आपके पास, कम हो गई। तो सिस्टम ने एनर्जी क्या किया है आपके पास, कहते हैं ना इवॉल्व किया है, लॉस किया है यहाँ पे। तो इस सिस्टम ने एनर्जी अगर इवॉल्व किया होगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो सिंपल सी बात ये क्या कहलाएगी आपके पास, एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन। क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाला पोटेंशियल बैरियर आपके पास क्या हो गया, सिंपल सी बात है, इसी को हमने यहाँ पर आके कोई रिएक्टेंट बनना यानी प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए इस एनर्जी को हमने किसका नाम दिया, हर बार एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया, जबकि इसको किसका नाम दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जनरली लिख भी सकते हो, थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो आप पे डिफाइन करता है कि हम लोग टोटल एनर्जी क्या कह रहे हैं। देखिए जिसको मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो दिस प्लस में दिस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, या दिस प्लस में दिस, ये आपके पास क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो कि सर मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो पहली बात हमारे को याद रखना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट की, कि कहीं कोई भी अगर आपके पास रिएक्शन यानी कोई भी आपके पास, जैसे ये दो रिएक्टेंट है, ये आपस में टकराते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, एनर्जी। भाई टकराना जरूरी नहीं है, टकरा के मॉलिक्यूल्स यानी आपके पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। टकराने का मतलब क्या है कि यहाँ एनर्जी का यूज होगा, तो वो एनर्जी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो पोटेंशियल बैरियर को या उसके एवरेज काइनेटिक जो एवरेज एनर्जी है उसको बैरियर को क्रॉस कर दे। तो वो मेरी क्या कहला रही है, वो मेरी कहला रही है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो गए। अब सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट बनेंगे तो एनर्जी तो ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए क्या होगा आपके पास, जो एनर्जी क्या होगी, डाउन डाउन डाउन, यहाँ पर आपके पास आके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये वाला जो आपके पास सिस्टम होगा उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि यहाँ आपके पास कम थी, यहाँ पे ज्यादा होगी, तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये कम हो गया, इसका मतलब उसने हीट इवॉल्व की होगी, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और एंडो का कंसेप्ट आप लोग लेके चलोगे कि आपके पास कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ रही है और कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन आ रही है। कि एक्सो में हीट आपके पास इवॉल्व हुई थी तो नेगेटिव साइन आएगा, और एंडो में आपके पास हीट एब्जॉर्ब कर रही थी तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये कॉलिजन थ्योरी का कंसेप्ट होगा जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास कई क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें जो कॉलिजन से कोरिलेट करते हैं। अगर इसी में मैं डिफाइन करूं आपके पास कि अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर ले क्या, कि सर अगर आपके पास यहाँ कैटालाइटिक इफेक्ट दिखाना हो या टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाना हो आपके पास किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो हम लोग सबसे पहले कैटालाइटिक इफेक्ट देख लेते हैं। इसी पे अगर कैटालाइटिक इफेक्ट दिखाए कि सर कैटलिस्ट अगर यहाँ पर वर्क करता है, कि कोई भी आपके पास नया बना लेते हैं ग्राफ, और जिसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। पहली बात, आप कॉलिजन थ्योरी जब लिखते हो तो कॉलिजन थ्योरी में आप पहले उसकी स्टेटमेंट लिखोगे कि सर कॉलिजन थ्योरी होती क्या है, स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप आओगे कि कॉलिजन थ्योरी में जो हम लोग बात करते हैं कि भाई आपके पास जरूरी है कि हर मॉलिक्यूल सब कोलाइड करेंगे तो जरूरी है कि वो प्रोडक्ट बनाए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहाँ पर आप लोग दो पार्ट में डिवाइड करोगे, इफेक्टिव कॉलिजन क्या होते हैं और आपके पास अनइफेक्टिव कॉलिजन क्या होते हैं, जिसको मैं इलास्टिक कॉलिजन भी बोला है। फिर आप आगे चलते हो तो कॉलिजन को डिफाइन करने के लिए हमने दो ग्राफ लिए कि भाई रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, कि हुई हीट इवॉल्व भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इसी को हमने इसका नाम दिया है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी हमें से ये वाला स्टेटमेंट बताएगी, यहाँ जो ये एनर्जी गैप होगा प्रोडक्ट और इसके बीच का, वो आपके पास क्या होगा, वो बताएगा आपके पास किस रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, ये एनर्जी गैप अगर कम हुआ तो इसका मतलब आपके पास क्या, वो एक्सोथर्मिक है, और एनर्जी गैप ये ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। बस समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी, आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या आपके पास कह सकते हो इनके थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात हुई। अब जो जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, अभी बात कर रहा था मैं आपके पास कैटलिस्ट की, कि अगर सर कैटलिस्ट यहाँ पर रोल प्ले कर जाए, कि कैटलिस्ट अगर आ जाए, जैसे हम लोग यही देख लेते हैं कि भाई मेरे पास कोई बैरियर ले लेते हैं, ठीक है, ये एनर्जी बैरियर आ गया, ये हमारे पास कोई ग्राफ आ गया, मान लीजिए ये था, ठीक है।
अब क्या आ गया कि भाई ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि सर मेरे पास, आपको पता है कि ये आपके पास क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया, और यहाँ पर क्या आपके पास क्या आ जाएगा कि पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, ये डेल्टा एच होगा रिएक्टेंट का, ठीक है। इसको आपने एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया। ये आपके पास क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है, टी एच, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। बस समझ में आ गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, अब हम लोग को बताना है कि भाई यहाँ पर अगर मैं कैटालाइटिक इफेक्ट दिखाता हूँ, कैटालाइटिक इफेक्ट कि कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी पे, ठीक है, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो जनरली क्या होता है जब कैटलिस्ट आपके पास इन्वॉल्व होती है किसमें, जैसे मान लो बात करते हैं हम कैटलिस्ट में, हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर आप जो यूज कर रहे हो पॉजिटिव कैटलिस्ट तो क्या होगा, तो आपको एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से कम देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें चेंज कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, इस डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास, चाहे पॉजिटिव एनर्जी लो चलो चाहे नेगेटिव। अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट का तुमने इस्तेमाल किया तो वो क्या होगी, वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, पर प्रोडक्ट आपको कहाँ मिल रहा है, वही मिल रहा है आपके पास जहां हम लोग चाह रहे थे, यानी आपके पास जो डेल्टा एच है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप वहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो चाहे वहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो। बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, जनरली क्या है, जनरली कैटलिस्ट क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करती है जनरली। इन जनरल अगर हम बात करें कि हमने आपके पास कोई भी रिएक्टेंट ले लिया था आपने, कि ए बी रिएक्टेंट था, वो आपके पास सी प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा था, तो हमने कहा कि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म क्या आएगी, तो आपने यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म दिखाया कि ए बी और सी ये आपके पास बन रहा था और ये मिलके आपके पास प्रोडक्ट बना रहा था। तो इस इंटरमीडिएट फॉर्म तक पहुंचने के लिए हम लोग हो सकता है यहाँ कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हम यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में एनर्जी क्या होगी, एवरेज जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे कम होगी। अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट ले रहे हो तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यानी आपके पास जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी से थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आता है कि सर चलिए ये तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट हो गया। कई बार आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी पे हमारे को क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। देखिए ये तो क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल भी है, ग्राफिकल है, ये थ्योरेटिकल है ग्राफिकल है, क्योंकि ये जनरली ऑर्गेनिक में यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो बीच में जो आपके पास मैकेनिज्म शो करते हैं, उस मैकेनिज्म शो करने के लिए हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट या अरेनियस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं या कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमने ए बी रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो वो तो हम लोग किताबों में बना देते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए आप लोग कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो आई होप आपको पास क्लियर हुआ होगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप इसको स्टडी करोगे वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग आगे जब क्या है, अब इसको मैथमेटिकली अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैथमेटिकली ड्रॉ करने के लिए आपके पास कौन आया, तो आपके पास आया अरहेनियस। अरहेनियस ने देखिए क्या कहा, अब अगर अरहेनियस की बात करोगे कि अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या लिखा गया, तो आपके पास स्टीव अरहेनियस नाम था इनका, और इन्होंने 1903 में, यहाँ लिखा अगर 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर किसके लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए। बात समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था इनको 1903 में। अब हम लोग यहाँ जिक्र कर रहे हैं एक्चुअल में अरहेनियस इक्वेशन क्या है, तो ये रेट को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक नया कंसेप्ट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी के अगर कोई आपके पास ड्रॉबैक पूछे तो आप ये भी बता सकते हो कि सर आपके पास ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं थे, हाई एक्सप्लोजन के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर वहाँ कर देते हैं तो ये रिएक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाती है, ये थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो उसको समझने के लिए फिर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी यानी अरहेनियस इक्वेशन का। तो अरहेनियस इक्वेशन क्या था, K इक्वल टू आपके पास A e रेज टू पावर E A अपॉन में RT, ये आपके पास एक नई इक्वेशन थी। हाँ एक बात आपके पास ये भी ले लेते हैं, जैसे आपके पास अगर मान लो मैं ग्राफिकल क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि हम लोग तो इसके ग्राफिकल क्वेश्चन भी करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 ग्राफ बना दे और पूछे भाई इनमें से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा या ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन होगी, तो मान लीजिए मैं आपके पास एक ऐसे दे दूं, एक मान लीजिए मैं आपके पास ये दे दूं, एक मान लीजिए मैं आपके पास ये दे दूं, ठीक है। अब मैंने 3 ग्राफ ले लिया, तो यहाँ पर वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गए।
रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, दिख रहा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ये दे दिया, तो अब आपको बताना है कि विच ऑफ द वन इज फास्ट। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अब क्या ग्राफिकल क्वेश्चंस पे जनरली आते हैं, जितने भी जेई मेंस के और एआईपीएफटी के आपके पास या नीट के इनकी बात करें तो वहाँ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जहाँ एनर्जी कम देनी पड़े ना वो रिएक्शन फास्ट होगी। अब देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे लो। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे लो। यहाँ फिर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी का, तो कम एनर्जी कहाँ देनी पड़ी? यहाँ पे। तो रिएक्शन फास्ट कौन सी होगी? ये होगी। बस समझ में आ गई? क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास, जो एंथैल्पी चेंज है वो आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इनका कंसेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि भाई कि अगर हम लोग किसी रिएक्शन कैटलिस्ट की इनकी बात भी कर रहे हो तो हम लोग उसको जस्टिफाई कर सके कि भाई सर हमें ये पता है पहले से। आगे चलिए, अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की। तो हमने सॉरी अरेनियस इक्वेशन की। तो अरेनियस का कंसेप्ट देखिए क्या कहता है। अरेनियस का कंसेप्ट सीधा सीधा है कि ये तो आपके पास रेट कांस्टेंट हो गया, वही रेट कांस्टेंट जो हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं। अब हमने बस एक नया कंसेप्ट इस्तेमाल कर लिया। ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। ई ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके पास 1.78 कुछ होती है, अब पूरा मेरे को याद नहीं है, बाकी इतना ही होता है आपके पास। इसकी वैल्यू आपके पास ये क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये आपके पास आर गैस कांस्टेंट हो गया और टी आपके पास क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसका किसने दिया था? अरेनियस ने दिया था। इसका प्रूव अगर हम लोग बात करें तो आगे चल के हम लोग इसका प्रूव भी करते हैं कॉलेजेस वगैरह में, हायर क्लासेस में। अभी तक तो फिलहाल क्या है, रिजल्ट यूज करना है, तो मॉडिफाइड फार्मूला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट में हमारे पास ये यूज हो जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। ए आपके पास रेट कॉन्स्टेंट है, सॉरी के आपके पास रेट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट वैल्यू है, ई आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ई आपके पास 2.30, सॉरी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपके पास क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है, आर आपके गैस कांस्टेंट दे रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ लेके चले वैल्यू को कि सर ये सारी वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिफाइन करती है, किन किन चीज़ों पे वर्क करती है, तो देखो इसमें 4 फैक्टर है, वो चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर जीरो रख लूँ, फर्स्ट केस टेम्परेचर इज 0, कि अगर आपके पास इसको 0 कर दे, ठीक है, तो सारी वैल्यू आपके पास क्या होने है? 0, ठीक है। raised to power 0 समथिंग आपके पास 1, तो मेरे पास k इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, यानी आपके पास रेट कांस्टेंट इक्वल टू आपके पास जो भी हमने कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया a इसके इक्वल होगा। अगर आप कहते हो सर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी 0 रख दे तो भी आपके पास जो सेकंड केस बनेगा वो k इक्वल टू क्या होगा? आपके पास a हो जाएगा, ठीक है। 2 केस बन गए हमारे पास। तीसरा केस हमारे पास क्या बनता है कि जब आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो r जो गैस कांस्टेंट होगा, r इज गैस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या लेनी है? अगर आप इसको कैलोरी में ले रहे हो तो वैल्यू आएगी 2 किलो कैलोरी, ठीक है। और अगर आप इसको जनरल उसमें लोगे जूल में तो कितना आएगा? 8.314 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपके पास सॉरी इनके जो हम लोग यूनिट लेके चलेंगे r की वो लेके चलेंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो r की 2 वैल्यू होंगी, इसका ये 1.9 होता है तो हम लोग अप्रोक्स में रखेंगे इसको 2, तो थोड़ा सा एक तो इस पे ध्यान देना है, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि सर इसका मॉडिफिकेशन क्या कहता है। तो देखो अब इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, 2-3 फार्मूले बन जाएंगे इस पे और उस पर सीधे सीधे अपने न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ग्राफ में आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं है कि अगर आप इसका ग्राफ टैली करके चलोगे कि सर मेरे पास कि अगर हम इसको और मॉडिफाई करते हैं और इसके ग्राफ की बात करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर वर्सेस रेट कांस्टेंट की बात करोगे, ये आपके पास टेम्परेचर और यहाँ रेट कांस्टेंट, तो स्लोप आपके पास कुछ आएगा इस तरह से, ठीक है। जो ग्राफ होगा आपके पास किस तरह से आएगा? इस तरह से होगा, क्लियर। अगर आप इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन में देखिए आपके पास क्या होगा। अगर इसको मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो? लॉग टर्म्स। तो लॉग में अगर इसको डिफाइन करते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि अगर आप इसको लॉग में लेते हो तो लॉग में हम लोग इसको क्या करेंगे? वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या देगा? तो ये होगा लॉग, अगर ई रख रहे हो बेस्ड और ई तो के लॉग ई ए, ये हो जाएगा ई ए अपॉन में
आर टी। और ई रेस टू पावर यानी बेस क्या रखते हो 10, तो log k log a ये क्या हो जाएगा आपके पास ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। क्लियर? क्या हो जाएगा आपके पास 2.303 आर टी। ये मॉडिफिकेशन हमारे यूज होगा यहाँ पे, बस समझ में आ गई। जहां पर आपके पास क्या रखे होगे, हो सकता है मैं आपके पास एक ही वैल्यू दे दूं या कंपेयर कर लूं इसको। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास गिवन हो सकता है, टेम्परेचर आपके पास गिवन हो सकता है, आर गैस कांस्टेंट गिवन होगा, हमारे पास रेट कांस्टेंट निकलवा लेगा। एक तो हम लोग ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। एक आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर आप मान लीजिए हमारे पास इसी के अंदर हम लोग बात करें कि भाई इसके अंदर आपके पास log k और आपके पास टेम्परेचर का अगर हम लोग ग्राफ ले, भाई ये मेरे पास आपके पास क्या हो गया log k हो गया और ये हो गया 1/t, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आपके पास क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जो इंटरसेप्ट आपके पास क्या होगा, c को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, फॉर्मूला आपके पास वही है y इक्वल टू आपके पास mx प्लस c, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो कि आपके पास क्या बनेगा। तो उसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट हमारे पास क्या पूछता है, हमारे पास तो हो सकता है कि इसका और मॉडिफाई कर ले कि भाई आपके पास अगर इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर वेरी की, कि अगर टेम्परेचर वेरी कर जाए, ये वाला जो टेम्परेचर यहाँ दिखा रखा है, ये टेम्परेचर अगर वेरी कर जाए और रेट कांस्टेंट वेरी कर जाए, तो आपको पता है कि हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए डिफाइन किया था। तो एक छोटी सी बात है मैंने वहाँ बताई थी पीछे कि जब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, भाई किस तरह से कोई मतलब जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करती है। तो आपको याद होगा हमने वहाँ एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो रेट आपके पास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये बात हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपके पास किसी का रेट k था, आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो ये 2k हो गया, फिर आपने इसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो ये आपके पास क्या हो गया 4k हो गया, फिर आपने इसको 10 डिग्री सेल्सियस दिया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात हम लोग कहाँ पढ़ के आए थे, ये बात हम लोग पढ़ के आए थे जब हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे थे, किस पे, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे, कि अगर आप लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिखाते हो तो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी रेट ऑफ, आप लिख सकते हो कि भाई जो आपके पास जो हम लोग कोफिशिएंट बनाएंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा के आपके पास t प्लस 10 और के आपके पास क्या हो जाएगा एट टाइम t। ठीक भाई, कितना आपने जो रेट कांस्टेंट है हर 10 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास, और उसका जो रेशियो होगा किसके साथ, आपके पास जो जनरल टेम्परेचर पे है रेट कांस्टेंट, वो उनका जो रेशियो होगा वो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप किसी को दिखाते हो तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो KT प्लस में आपके पास 10 अपॉन में KT, तो KT तो हम लोग यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। और हर 10 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होना चाहिए कि रेट आपके पास क्या हो जाते हैं, हमेशा डबल हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रहेगी। अब उसी को अगर मैं यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ कि सर चलो कैसे डबल करके दिखाते हैं, तो देखो डबल कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई K1 K2 में ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं कि आप इसी को मॉडिफाई कर रहे थे। देखिए आपने log लिया था तो log K log A और ये होता आपके पास EA अपॉन में 2.303 RRT। ठीक है, मान लीजिए इफ रेट कांस्टेंट आपके पास K1 से K2 तक हो और टेम्परेचर आपके पास T1 से T2 तक हो, तो ये मॉडिफिकेशन क्या हो गया आपके पास, तो log K1 इज इक्वल टू log A EA अपॉन में 2.303 RT1, ये हो जाएगा log K2 log A EA अपॉन में 2.303 RT2। ठीक है, तो सिंपल सी है, वही आपके पास K2 माइनस K1, तो आप क्या दोगे, तो मॉडिफाई कर लेते सीधा, तो log K2 अपॉन में K1 ये आपके पास इक्वल होगा क्या, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल होगा EA अपॉन में 2.303 R, क्या लिख दोगे T2 माइनस T1 और ये क्या होगा T1 इंटू में T2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, कि भाई अगर टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग डालते हैं किसी की रेट कांस्टेंट पे, तो आपके पास एक मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बचती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली आपके पास जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ना, जैसे रिएक्शन जो होती है भाई हम लोग जैसे 2 से 3 टाइम्स बढ़ती है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है कि 2 to
3 टाइम्स कह सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं, कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आपके पास दुगना, या लास्ट आपके पास एक्सपेरिमेंटल है कई बार 2.7 2.5 ये मिल जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मॉडिफाइड इक्वेशन का इस्तेमाल कर ले, इसका इस्तेमाल कर ले, हो सकता है इसका इस्तेमाल कर ले। भाई आपके पास अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, रेट दुगना कर दिया किसी से लेकर, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास निकालनी हो, आर गैस कांस्टेंट दे रखा हो, T1 और T2 टेम्परेचर दे रखा हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो इनमें ज्यादा कुछ है नहीं कंसेप्ट में आपके पास, कि K1 K2 की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या है, हो सकता है यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ जाए हर बार, क्योंकि 3 चीजें देखिए, K2 K1 ये एक हो गया आपके पास, आर गैस कांस्टेंट ये फिक्स हो गया, T1 और T2 टेम्परेचर है भाई, 1 2 3 4 5, और छठा आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब हो सकता है कि आपके पास मैं K1 की वैल्यू दे दूं, K2 की वैल्यू दे दूं, मैं ऐसे कह रहा हूं भाई आपके पास हर अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये टेम्परेचर को भी कहीं कहीं फिक्स कर देगा। भाई आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, 27 कर देगा, 28 कर देगा, 30 कर देगा, ऐसे आपके पास फिक्स कर देगा। ठीक है, तो हर 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या होगा, 27 डिग्री पे क्या होगा, तो उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। भाई यहाँ पर हम लोग रेट कांस्टेंट आपका गिवन करेंगे, आर की वैल्यू आपके पास या तो 8.314 रखोगे, या फिर आपके पास 2 अगर कैलोरी में दे रखी हो तो, फिर आपके पास टेम्परेचर है गिवन, ये हमारे पास गिवन मिलेगा, जो भी आपके पास गिवन होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। बस समझ में आ गई। इसमें एक बात ध्यान रख लेना, अगर टेम्परेचर आपके पास रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, ये बात ध्यान रखना, ये आपके पास एमसीक्यू के लिए एक टिप्स है मेरी छोटी सी आपके लिए, कि अगर गलती से आपके पास क्या हो जाए, कोई एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ले, मान लीजिए टेम्परेचर आपके पास मैं दिख ही देता हूँ भाई, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर दे दे आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कैलोरी में चेंज कर लेना, 273 कैलोरी ऐड कर लेना, ये आपके दे दे 27 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर लेना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कैलोरी में निकाल लोगे, आर की वैल्यू दे दी, इनकी के की वैल्यू मैं गिवन दे दूंगा आपको, कोई भी XYZ, और यहाँ पर आपके पास क्या पूछ ले, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ले। अगर रूम टेम्परेचर है और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली तो याद रखना ये 60 किलो जूल पर मोल से कम आएगी। क्या लिख रहा हूं, 60 किलो जूल पर मोल से कम आएगी। निकाल लेना, कोई भी आपके पास एक ऐसा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जिसमें आप बता दो कि ये आ रही है 60 किलो जूल पर मोल से कम आएगी। चाहे IIPMT ले लो, चाहे IIT ले लो, चाहे नीट ले लो, चाहे आपके पास कोई भी कंपटीशन ले लो, जहां पर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाई होगी वो 60 किलो जूल पर मोल से कम आएगी। आप टैली कर लेना, कहीं आपके पास 53 आ रही होगी, कहीं 54 आ रही होगी, कहीं 58 आ रही होगी, कहीं 64 आ रही होगी। यानी जितना ज्यादा आपके पास, जनरली कह सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, जनरली उतनी ही आपके पास कह सकते हैं कि भाई हम लोग एक क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। बट फिर भी आपको याद रखना है कि भाई अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो दिखाएंगे भी आपके पास। तो आपको क्या करना है, आप पढ़ रहे थे आपके पास कॉलिजन थ्योरी, तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस आपने यहाँ डिस्कस कर लिया कि भाई आपके पास वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, किस तरह से हम लोग उसको आपके पास कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन या आपके पास इलास्टिक कॉलिजन में डिफाइन करोगे। इसके बाद अगर आप आगे चलते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि भाई अरेनियस इक्वेशन हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, कौन कौन से ग्राफ बने, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन क्या है। तो ये आपके पास अरेनियस का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, 4 चीजें यहाँ पढ़ी है, कॉलिजन थ्योरी ये पूरा अपने पास बुक से नोट करना है। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी का यानी आपके पास अरेनियस इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट आपके पास बुक से टैली करना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूरा टैली करना है। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूरा टैली करके चलना है। ठीक है, तो इस पे आपके पास थ्योरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी सारे क्वेश्चन आते हैं। और हमारे NCERT के अंदर टेम्परेचर भी फाइंड आउट करवा रखा है, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करवा रखा है, आपके पास K1 भी फाइंड आउट करा रखा है, K2 भी फाइंड आउट करा रखा है। तो हमारे पास 6 वेरिएबल दे दिए, 6 में से आपके पास कोई भी 5 होगा, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई होप आपके पास ये क्लियर होता है, और इसको थोड़ा सा ढंग से टैली करके और फिर इस पे क्या करना है आपके पास न्यूमेरिकल करना है। और न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नया जो आपके पास इसके पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इसके प्रॉब्लम्स लेके एक नया चैप्टर अपने पास स्टार्ट करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत अगर इसमें कॉम्पिटिटिव का बचता है तो उसके अंदर फिर मैं आपके पास एक अलग से लेक्चर लेके इसमें बता दूंगा। ठीक है, और आपके पास इन चीज़ों को ढंग से देख के चलना है,
मतलब छोड़ना नहीं है, तो बिल्कुल ढंग से देख के चलना है और इजीली इस चीज़ के कंसेप्ट को समझना है। 1 बार 2 बार 3 बार लेक्चर को देख के आराम से कॉपी पेन लेके इसको टैली कीजिए। टैली करने के बाद इसके अपन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।